गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई होप कि सब लोगों ने ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। लेकिन हमें ईद के सेलिब्रेशन के साथ साथ हमारी तैयारी को भी कंटिन्यू रखना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ जो हम लोगों का रिवीजन चल रहा है उसकी सीरीज़। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो आज जो फोटोसिंथेसिस है उसका लास्ट चैप्टर है। और फोटोसिंथेसिस में हमने कल तक जो देखा था वो हम लाइट रिएक्शन देख चुके थे। जिस लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या बनाया था, तो लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने बनाया था ATP, NADPH+ और ऑक्सीजन। अब जो ATP और NADPH+ और ऑक्सीजन बनाई थी उसको यूज़ करने का टाइम आ गया। क्योंकि हमने लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक है लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन में हम ATP, NADPH+H+ बनाते हैं। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में हम इसका यूज़ करके क्या बनाते हैं, तो हम इसका यूज़ करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फूड किस फॉर्म में होता है, तो ये शुगर के फॉर्म में होता है। तो एक लाइन आपकी NCERT में दी हुई है जो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आती है। दिस फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। मतलब आपसे ये कहा गया है कि जो डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं होती, बट लाइट से जो हमने बनाया था ATP और NADPH+ जो प्रोडक्ट बनाया था उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, जैसे ही जो लाइट है वो अनअवेलेबल होती है, मतलब जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती उस समय जो प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोसिंथेटिक प्रोसेस। और बायोसिंथेटिक प्रोसेस जैसे ही कब स्टार्ट होती है, जबकि सनलाइट अवेलेबल ना हो, और जैसे ही सनलाइट अवेलेबल होती है ये स्टॉप हो जाती है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, तो इसमें हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये आपस में कंबाइन होते हैं और हमें क्या बना कर देते हैं, तो हमें शुगर का फॉर्मेशन करके देते हैं। अब जो डार्क रिएक्शन है वो किस किस में होती है, तो इसमें 2 तरह के पाथवे होते हैं। एक को हम कहते हैं C3 पाथवे और दूसरे को कहते हैं हम C4 पाथवे। C3 पाथवे कहने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला बनता है जिसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। तो ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको C3 पाथवे कहते हैं। और इसको जिसने डिस्कवर किया था वो थे मेल्विन कैल्विन। इन्होंने इसमें किसका यूज़ किया था, तो C14 आइसोटोप का यूज़ किया था। इसके बाद हम सेकेंड वाला जो पाथवे देखते हैं उसको हम कहते हैं C4 पाथवे। और इसको C4 पाथवे कहने का एक रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, ये कितने कार्बन वाला होता है, तो ये 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं C4 पाथवे। अब हम देखेंगे C3 पाथवे क्या होता है और C4 पाथवे क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करके देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लीव्स होती है, इस लीव्स के अंदर सेल होती है, और कौन सी सेल होती है, मीज़ोफिल सेल। मीज़ोफिल सेल होती है। इस मीज़ोफिल सेल के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। यस, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है क्लोरोफिल। याद आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि जो C3 पाथवे है और C4 पाथवे है उसमें कौन सी सेल पार्टिसिपेट करती है। तो याद रखना कि जब हम C3 और C4 पाथवे पढ़ते तो इसमें 2 सेल होती है। सबसे पहली जो सेल है इसको हम कहते हैं मीज़ोफिल सेल, और दूसरी जो सेल होती है इसको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल। तो C3 और C4
पाथवे मतलब जो डार्क रिएक्शन है उसमें कितनी सेल पार्टिसिपेट करेगी? एक करेगी मीजोफिल सेल, दूसरी करेगी बंडल शीथ सेल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले C3 साइकिल की। तो जो C3 साइकिल है इसमें केवल एक ही सेल पार्टिसिपेट करती है और वो होती है हमारी मीजोफिल सेल। कौन सी सेल होती है? वो होती है हमारी मीजोफिल सेल। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक चीज़ बतानी है। क्या चीज़ है ये? क्या देखेंगे हम यहाँ पर? तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये है मीजोफिल सेल, यस। और एटमॉस्फेयर में है CO2। क्या है एटमॉस्फेयर में? CO2। ये जो CO2 है अंदर की तरफ एंटर करेगी, सेल है मीजोफिल सेल। और यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है? तो यहाँ पे है RUBP। क्या है? RUBP। और एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पर है रुबिस्को। कौन सा है? रुबिस्को, है ना, ये रुबिस्को एंजाइम। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसमें एक कार्बन है और RUBP जो होता है वो 5 कार्बन वाला होता है। तो अब हमें डायरेक्ट तो हम 6 कार्बन वाला कोई कंपाउंड नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पर बनाते हैं 3 कार्बन वाला कंपाउंड और जिसको हम कहते हैं PGA। और ये जो PGA है ये 3 कार्बन कंपाउंड है जो हमारा C3 साइकिल का सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये है C3 पाथवे जिसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल किस सेल में होता है? तो मीजोफिल सेल में होता है। इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले ये कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है? ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहले होता है कार्बो ऑक्सीडेशन, फिर होता है रिडक्शन और फिर होता है रीजनरेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बो ऑक्सीडेशन किसका होता है? तो कार्बो ऑक्सीडेशन होता है रुबिस्को का। रिडक्शन किसका होता है? तो रिडक्शन होता है PGA का। और रीजनरेशन किसका होता है? तो रीजनरेशन होता है RUBP का। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फिक्सेशन किसका होता है? तो याद रखना है फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बोक्सिलेशन किसका होगा? RUBP का। रिडक्शन किसका होगा? PGA का। रीजनरेशन किसका होगा? RUBP का। और फिक्सेशन किसका होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अब सबसे पहले थ्योरी पहले पढ़ने से पहले हम देखते हैं ये वाला डायग्राम। डायग्राम को ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या हुआ? ये थी हमारी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने किस में पार्टिसिपेट किया? कार्बोक्सिलेशन में। यहाँ पर पहले से क्या प्रेजेंट था? RUBP यानी रुबिस्को 1,5 बिस फॉस्फेट। इसने किसके साथ कंबाइन किया? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें क्या बना कर दिया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या यहाँ पर कोई ATP यूज़ हुआ? नहीं। यहाँ पर कोई NADP H+H+ यूज़ हुआ? नहीं हुआ। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब जब इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेंगे? एक बनेंगे ट्रायोस फॉस्फेट। और ट्रायोस फॉस्फेट बनने के अब क्योंकि हमारे पास में कितने का ये PGA है, हमारे पास 2 PGA और कितने कार्बन वाले हैं? 3 कार्बन वाले हैं, मतलब 6 कार्बन। तो इसमें से एक बन जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट और जो बचे वाले हैं उसका हो जाएगा रीजनरेशन। तो यहाँ पर जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन की प्रोसेस में कितना खर्चा होता है? तो 2 ATP का खर्चा होता है और 2 NADPH+H+ का खर्चा होता है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन और रिडक्शन के बाद में हम बात करते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन हो रहा है किसका? RUBP का, मतलब वापस से RUBP बन रहा है। तो यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन होता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर जो C3 साइकिल है उसमें टोटल कितने ATP बने? तो यहाँ पर बने 3 ATP, मतलब एक बने नहीं, खर्च हुए। और दो किसका खर्चा हुआ? तो NADPH+H+ का यहाँ पर खर्चा हुआ। तो ये कितने कार्बन के फिक्सेशन के लिए हुआ? तो ये हुआ 1 कार्बन के फिक्सेशन के लिए। और ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन से मिलकर बना होता है? तो वो बना होता है 6 कार्बन से। इट मीन्स कि हमें यदि 6 कार्बन का फिक्सेशन करना है और हमें ग्लूकोज बनाना है तो हमें कितने ATP लगेंगे? तो हम करेंगे 6 × 3 मतलब 18 ATP लगेंगे। और हमें कितने NADPH+H लगेंगे? तो 6 × 2 मतलब 12 हमें यहाँ पर NADPH+H+ लगेंगे। और आपको यदि याद आ रहा होगा तो यही वाला क्वेश्चन
इस बार 2026 को जो 3 तारीख को पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलेशन को समझ चुके हैं। तो कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, तो आरयूबीपी का फुल फॉर्म क्या है, रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म होता है रुबिस्को बिसफॉस्फेट 5 कार्बो, ये किससे बना होता है, 5 कार्बन कीटोस शुगर का बना होता है। ये किसके साथ में फिक्स, किसको एक्सेप्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए क्या बनाता है, के बाद क्या बनाता है, तो पीजीए बनाता है। पीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। कितने कार्बन वाले बनाता है, तो 3 कार्बन वाले बनाता है। एंजाइम कौन सा लगता है कार्बोक्सिलेशन के समय, तो कार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। अब ये ऑक्सीजनेज, इसको हम क्या कहते हैं, आरयूबीपी ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में भी बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करता है। तो ये वाली जो हम बात है उसको हम आगे पढ़ेंगे। आरयूबीपी रुबिस्को, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और शॉर्ट में इसको लिखा जाता है रुबिस्को। ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड में। अब सेकेंड जो हमारी स्टेप थी वो कौन सी थी, तो रिडक्शन थी। इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू द ग्लूकोज फॉर्मेशन। अब हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। 2 ATP molecule for phosphorylation and 2 of NADP H+H+ reduce per CO2 molecule are used। इसका मतलब ये है कि हमें रिडक्शन में कितने ATP लगेंगे, तो 2 ATP लगेंगे और 2 NADP H+H+ लगेंगे। तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने लगेंगे ये हम आगे देखेंगे और ऊपर मैं बता चुकी हूँ। अब यदि हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो रीजनरेशन किसका हो रहा है, तो आरयूबीपी का होता है। और यहाँ पर कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स, यानी एवरी CO2, ये टोटल इसने यहाँ पर करके लिखा है ना। ये याद रखना कि रीजनरेशन में हमें 1 ATP लिखता है, ये लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन और 2 फ्रॉम आरयूबीपी। तो रीजनरेशन में हमें 1 ATP लगता है। अब टोटल खर्चा कितना है, तो एवरी CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP लग रहा है और 2 NADP H+H+ यूज़ हो रहे। अब हमें एक ग्लूकोज बनाना है, तो एक ग्लूकोज के लिए हमें कितने टर्न चलाने पड़ेंगे, कितने साइकिल चलाने पड़ेंगे, तो 6 साइकिल चलाने पड़ेंगे। तो इसमें कितना खर्चा आएगा, जो हम देख चुके हैं, तो उसमें खर्चा आएगा 18 ATP और 12 NADP H+H+ का आपको खर्चा यहाँ आने वाला है। ये क्वेश्चन अभी आया था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। C4 पाथवे, जिसको हम कहते हैं H-N-SLAC पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितनी सेल है, तो यहाँ 2 सेल है और यहाँ लिखा भी हुआ है। ऊपर वाली जो सेल होती है मीजोफिल सेल होती है और जो नीचे वाली सेल होती है ये होती है बंडल शीथ सेल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले ये हम ब्लैंक पेज की तरफ चलते हैं और ब्लैंक पेज पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये आ गए हम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में कितनी सेल है। हमारे पास में 2 सेल है। ये जो ऊपर वाली जो सेल होती है ये होती है हमारी मीजोफिल सेल, और जो नीचे वाली होती है ये हमारी होती है कौन सी सेल, ये हमारी कहलाती है बंडल शीथ सेल। यहाँ पर है CO2। हमने जब पहले देखा था तो यहाँ अंदर की तरफ क्या था, आरयूबीपी था, बट अब यहाँ पर आरयूबीपी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है वो कितने कार्बन वाला होता है, तो 3 कार्बन वाला। अब ये 1 कार्बन और ये 3 कार्बन ये मिलके क्या बना कर देते हैं आपको, OAA। क्या बना कर देते हैं, OAA, जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर मीजोफिल सेल में क्या हुआ, मीजोफिल सेल में क्या था, पेप। पेप क्या है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और इसने किसके साथ कंबाइन किया, CO2 के साथ में, और 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ एंजाइम कौन सा था, तो एंजाइम था हमारा पेपकेज।
कौन सा एंजाइम था? पेप्केज। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बनाएगा हमारे लिए मैलिक एसिड। क्या बना देगा? मैलिक एसिड। इस मैलिक एसिड को हम कहाँ लेकर जाएंगे? इसको हम लेकर जाएंगे बंडल शीथ सेल में। जो मैलिक एसिड है ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? ये भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो जब ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ पर रिड्यूस होगा तो वह हमें क्या बना कर देगा? इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये हमें यहाँ पर बना के देगा एक CO2 और 3 कार्बन वाला हमें क्या बना कर देगा? यहाँ पाइरुवेट बना कर देगा। और ये पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस पेप में, मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। और इस CO2 का हम यूज़ कर लेंगे किसके लिए? इसको फिक्स करने के लिए, मतलब C3 साइकिल चलाने के लिए। अब यहाँ पर आपका क्या है? RUBP। तो आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि जो C3 साइकिल है उसमें जो RUBP है वो कहाँ होता है? तो मीज़ोफिल सेल में। और यदि आपको पूछा जाए कि C4 साइकिल में जो RUBP है वो कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है वो बंडल शीथ सेल में होता है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होता। इसलिए C4 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, मतलब शुगर का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है? तो बंडल शीथ सेल में हो रहा है। इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और कितने कार्बन वाला होता है? तो ये होता है 4 कार्बन वाला। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे जो हमारी NCERT में दी हुई है। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स अडॉप्ट टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। तो जो C4 साइकिल है वो कहाँ होता है? तो जिनने अडॉप्टेशन कर लिया है किस एरिया में? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में। दे ऑल्सो यूज C3 पाथवे। मैंने अभी बता दिया कि C4 नाम है इसका, लेकिन इसमें C3 साइकिल तो चलना ही है। सबसे पहली NCERT की यही लाइन है कि चाहे वो कैसे भी प्लांट हो, यदि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें C3 साइकिल तो चलना ही चलना है। तो इसका मतलब C4 साइकिल में भी C3 साइकिल चलता है, जिसको हम कहते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। The large cell around the vascular bundle of C4 plant are called bundle sheath cell, जो मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। इस बंडल शीथ सेल ने क्या किया है, मतलब जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें एक एनाटॉमी कर दी है, थोड़ा सा अपने आप में चेंज कर लिया है, और उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रंच एनाटॉमी। द बंडल शीथ सेल्स में फ्रॉम सेवलर लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल। जो सेल होती है उसने वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या बना लिए? बहुत सारी लेयर्स बना लिए। अब ये C3 साइकिल से कैसे डिफरेंट है? तो इसमें जो बंडल शीथ सेल होती है इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यहाँ पर इसके अंदर इनडायरेक्ट ये जो है बंडल शीथ सेल वो एयर के कांटेक्ट में नहीं होती, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होती। इसको डिस्कवर किया था हेचेन-स्लेक में, और इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया हेचेन-स्लेक पाथवे। यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है ये मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है, जो कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? तो 3 कार्बन वाला। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मीज़ोफिल सेल में ये प्रेजेंट होता है। इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? तो इसमें जो एंजाइम होता है पेप कार्बोक्सिलेज होता है, इसको हम शॉर्ट में पेपकेज के भी नाम से जानते हैं। जो मीज़ोफिल सेल है उसके पास क्या नहीं होता? तो मीज़ोफिल सेल के पास में रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है, क्योंकि इसका काम यहाँ है ही नहीं। जो C3 साइकिल चल रहा है, C4 साइकिल में जो C3 साइकिल चल रहा है वो मीज़ोफिल सेल में होता ही नहीं है। वो कहाँ होता है? बंडल शीथ सेल में। इसलिए मीज़ोफिल सेल जो है उसको RUBP यानी रुबिस्को एंजाइम की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो C4 साइकिल है इसमें जो सबसे फर्स्ट मीज़ोफिल सेल में बनता है वो क्या बनता है? 4 कार्बन वाला कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये मैलिक एसिड बनाता है, और फिर इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? तो बंडल शीथ सेल में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इन द बंडल शीथ सेल C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन। ये सब मैं तुम्हें अभी ब्लैंक स्लाइड पे समझा चुकी हूँ कि ये जो बंडल शीथ में है ये C4 एसिड ये ब्रोकन डाउन होता है और हमें क्या बना कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और
3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं, ये पाइरुवेट वापस क्या बनाकर दे देगा, हमें पेप बना के दे देगा, पेपकेज, क्योंकि ये प्रोसेस हमें कंटिन्यूअस चलानी है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ एंटर कर जाती है, C3 पाथवे में, मतलब जो हमारा बंडल शीट में RUBP रुबिस्को है वहाँ पर जाकर ये फिर वापस से C3 साइकिल चलाती है और हमें शुगर बनाकर दे देती है। अभी मैंने ऊपर आपको एक चीज़ बताई कि जो मीज़ोफिल सेल है उसमें क्या एब्सेंट है, तो वहाँ रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। वैसे ही यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंडल शीट सेल में क्या एब्सेंट है, तो आपको बताना है पेपकेज यहाँ पर एब्सेंट होता है। फिर वही वाली कॉमन लाइन जो मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आता भी है कि जो ये C3 पाथवे ये कॉमन होता है C3 साइकिल में भी और C4 प्लांट्स में भी। अब C4 प्लांट C3 से अलग क्यों हैं, क्योंकि इनके पास में सबसे पहले लीफ एनाटॉमी है जिसको हम कहते हैं क्रंच एनाटॉमी। ये टॉलरेंट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में, ये हाई मतलब बहुत ही इनके पास में हाई लाइट में भी ये काम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट C3 और C4 को अलग रखने का वो है फोटो रेस्पायरेशन, क्योंकि फोटो रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो वेस्टफुल प्रोसेस होती है, जो ATP का तो यूज़ कर लेती है बट हमें कुछ भी बनाकर नहीं देती। और जो C4 प्लांट है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हर कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कभी भी स्टॉप नहीं करते। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो किसको किससे अलग करते हैं, C3 पाथवे को C4 पाथवे, मतलब C3 प्लांट्स को C4 प्लांट से अलग करते। अब मैंने अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था और वो था फोटो रेस्पायरेशन। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फोटो रेस्पायरेशन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी कि जो RUBP है ना, ये RUBP का नेचर कैसा होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर लेती है। अब देखो कंडीशन क्या है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की जो एफिनिटी है वो सेम है तो RUBP किसके साथ बाइंड करेगा, तो वो CO2 के साथ करेगा। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ये RUBP किसके साथ कंबाइन करता है, ये करता है ऑक्सीजन के साथ में, और इसकी वजह से कुछ वेस्टफुल प्रोडक्ट बन जाते हैं जो हमारे किसी भी काम के नहीं होते, और इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब मैं आपको NCERT की लाइंस बताती हूँ कि NCERT में हमें क्या बता रही है। तो सबसे पहले उसने ये बताया इन केल्विन पाथवे RUBP कंबाइन विथ CO2, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में बताया एक्टिव साइट ऑफ RUBP यानी रुबिस्को कैन बाइंड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मतलब RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ। सो द नेम रुबिस्को हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन फॉर द ऑक्सीजन। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, यानी कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन मैंने अभी बताया आपको, यदि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का लेवल सेम है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। यदि ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। होगा क्या, C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को के साथ बाइंड हो जाती है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने किसके साथ बाइंड कर लिया, ऑक्सीजन के साथ, और 2 मॉलिक्यूल यानी 2 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। कौन से, तो वो होते हैं फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। कौन से, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि वो पूछता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फोटो रेस्पायरेशन है उसमें बनने वाले 2 कार्बन वाले कौन से कंपाउंड है, तो हमें याद रखना है फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, अब इसका कोई यूज़ तो है नहीं, इसका एक्यूमुलेशन होते रहता है और एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो लीव से प्लांट है वो भी ख़राब होने लगता है। अब शुगर का सिंथेसिस तो हुआ नहीं बट ATP और NADP H+H+ का यहाँ पर यूज़ हो गया, तो ये वेस्टफुल प्रोसेस हो गई क्योंकि भाई हमें शुगर तो मिला नहीं।
ऐसे दो कंपाउंड मिल गए जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है, और ATP और NADP H+H+ तो यहाँ पर यूज़ हो ही गए। तो इसी कारण इसको बहुत वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन ये जो है ये केवल किस में होती है, C3 प्लांट्स में होती है। यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, दिस टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मीजोफिल इज ब्रोकन डाउन इनटू बंडल शीट सेल। इसीलिए जो C4 प्लांट्स है उन्होंने क्या किया कि जो RUBP है उसको ले जाकर कहाँ रख दिया, मीजोफिल सेल से निकालकर बंडल शीट सेल में ले गए, ताकि जो फोटो रेस्पायरेशन है उसको रोका जा सके। तो फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें ATP और NADP H+H+ का यूज़ हो जाता है, पर कोई यूज़फुल प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा C3 और C4 प्लांट्स, C3 और C4 पाथवे, किस तरह से कौन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट किस में कौन सा बन रहा है, कितने कार्बन वाला है, फोटो रेस्पायरेशन कहाँ हो रहा है, फोटो रेस्पायरेशन किस प्लांट में नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हमें यहाँ पर क्लियरली मिल गए हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन ऐसा चैप्टर है जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं। इस बार भी आपने अपने पेपर में ये क्वेश्चंस को देखा होगा। तो इसी तरह से हम कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।